अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 2 एनाटॉमी, होमियोस्टेसिस एंड एडेप्शन। वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद अक्सर। तो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं: डिफाइन द टर्म होमियोस्टेसिस, सेकंड डिस्कस द फैक्टर विच इफेक्ट होमियोस्टेसिस, थर्ड डिफाइन फीडबैक मैकेनिज्म एंड इट्स कंपोनेंट, fourth one is discuss the role of feedback mechanism is maintenance of homeostasis with example. So homeostasis refer to the maintenance of constant internal environment of the body. होमियो मीन्स होता है सेम एंड सिमिलर, ठीक है। होमियो मीन्स है सेम एंड सिमिलर और स्टेटिस मीन्स है स्टेट, मतलब वो स्टेट जो सेम और सिमिलर हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन जैसे कि है कि रेफर द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। हमारा जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसकी मेंटेनेंस, उसका कांस्टेंट रहना, ठीक है। उसकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी कुछ है, वो कांस्टेंट रहना, उसकी मेंटेनेंस को क्या कहते हैं हम? होमियोस्टेसिस, मतलब सेम स्टेट। द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग मैन लिव इन अ perfectly organized and controlled internal environment which is called interior. Internal environment is the body is the extracellular fluid ECF in which the cell live. Internal environment जो है in the body वो extracellular fluid ECF उसमें हमारे सेल्स रहते हैं, ठीक है। It is fluid outside the cell या फ्लूइड आउटसाइड द सेल होते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड ब्लड विच सर्कुलेट इन द वेस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो ब्लड है विच सर्कुलेट इन द वेस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स। अच्छा, हमारा अभी आगे एक और यूनिट आएगा, उसमें हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। बट मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि जो दो सेल्स के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, किसी भी दो सेल के बीच में फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, जो स्पेस में प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ECF contain nutrient ions and all other substance necessary for the survival of the cell। तो ECF जो है उसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयंस होते हैं। और चलें, ECF क्या होता है? आप लोग ECF पे कंफ्यूज हो रहे होंगे। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि होमियोस्टेसिस के बारे में बता दिया। सिंपली जो है मेंटेनेंस कांस्टेंट एनवायरनमेंट, जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है सेम स्ट्रेस, उसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। और इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो आउटसाइड द सेल होता है। उसके अंदर जो है अगर दो सेल्स के बीच में जो स्पेस हो, उसमें उससे जो हम कहते हैं, उसको कहते हैं हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसके पास न्यूट्रिएंट, आयन एंड ऑल अदर सब्सटेंस नेसेसरी जो सर्वाइवल होते हैं अदर सेल्स के लिए, वो उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये बॉडी कंपार्टमेंट है, तो ये आप जो है ना, जैसे कि फ्लूइड जो है फॉर्म, मेटाबॉलिज्म, टोटल इनटेक, स्किन में कितना होता है, स्वीट में कितना होता है, फीसिस में कितना होता है, यूरिन में कितना होता है, ये जस्ट मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसमें पुट कर दी है, तो आप इसे इजीली देख लीजिएगा। बस ये एक ओवरव्यू ले लिएगा इसका। Normal healthy human being depends upon the constant maintenance of internal environment within the physiological limits. If the internal environment deviates beyond the set limit, body suffer from malfunction और डिसफंक्शन। अच्छा देखें, अब हमने बात की होमियोस्टेसिस का मतलब ये है कि हमारा जो इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहे और सेम रहे, ठीक है। अगर तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है कम, कुछ चीज़ें कम या कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी सफ़र करेगी मेल फंक्शन और डिसफंक्शन से, वो अपने फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ होमियोस्टेसिस, बेसिस ऑफ फिजियोलॉजी। वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर मेंटेन विद अ नॉर्मल रेंज। इफ़ एनी फंक्शन डेविएट फ्रॉम दिस रेंज, हाउ इट इज़ बाउंड बैक टू नॉर्मल। अच्छा, फिजियोलॉजिकल ये है कि
होमोस्टेसिस के फ़ायदे क्या हैं? होमोस्टेसिस के फ़ायदे बहुत हैं, आपको पता है होमोस्टेसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर सके, हमारे सेल्स अच्छे से परफ़ॉर्म कर सकें। ऐसा ना हो कि हमारी कोई चीज़ बढ़ रही है, कोई चीज़ कम हो रही है, उसकी वजह से हमारे सेल्स जो हैं वो सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, हमारी बॉडी सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएगी। तो होमोस्टेसिस फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिज़ियोलॉजिकल फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल रेंज में रहने के लिए होमोस्टेसिस बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर बढ़ता है, कुछ होता है, तो होमोस्टेसिस उसे क्या करता है, बैक टू नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की तरफ वापस लेके आता है। अगर कोई चीज़ हमारी बढ़ जाती है तो होमोस्टेसिस उसे नॉर्मल की तरफ वापस लेके आता है। कोई चीज़ कम हो जाती है तो होमोस्टेसिस उससे भी वापस नॉर्मल की तरफ लेके आता है। Homeostasis also form the basis for clinical diagnostic procedures. अच्छा, homeostasis also form the basis. For example, increase body temperature beyond normal range, as in the case of fever, indicate that something is wrong in the heat production, heat loss mechanism in the body. It induces the physician to go through the diagnostic procedure and decide about the treatment. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, ठीक है, फ़ीवर होता है, तो ये हमारी डायग्नोस्टिक, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक जो है उसमें भी हमारे हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। देखो, इट इंड्यूसेस द फिजिशियन टू गो थ्रू द डायग्नोस्टिक प्रोसीडिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट द ट्रीटमेंट। तो हमारी बॉडी का हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फिर हमें फ़ीवर होने लगता है, ठीक है। जब हम टेम्परेचर में थर्मामीटर में चेक करते हैं और हमारा टेम्परेचर आता है तो फिर डॉक्टर क्या, फिजिशियन क्या करता है कि उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करता है। Human system. The 11 organ system of the human body work together to maintain homeostasis in the body as a whole. 11 हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं जो एक साथ वर्क करते हैं होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए इन द बॉडी एज अ होल। इंटीग्यूमेंट्री स्किन हमारे होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने में हमारा काम करता है। मस्कुलर मसल्स काम करती हैं, स्केलेटन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम करता है, एक्सेक्रेटरी सिस्टम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, नर्वस सिस्टम करता है, एंड लास्ट वन इज़ लिम्फेटिक सिस्टम। ये 11 सिस्टम मिल के हमारी बॉडी को मेंटेन रखने में, होमोस्टेसिस को मेंटेन रखने में काम करते हैं। वेरिएबल एंड सेट पॉइंट्स कुछ मैंने यहाँ डाले हैं कि हमारी जो नॉर्मल बॉडी के लिमिट्स हैं, पॉइंट्स हैं, सेट पॉइंट्स हैं, वो क्या हैं हर चीज़ के। जैसे पल्स है, हमारी पल्स कितनी नॉर्मल होती है, 72 पर मिनट नॉर्मल होती है। इसको आप ये मैंने एवरेज बताई, एवरेज मतलब जो बुक्स में वो मैंने बताई है, बट ये कि 60 to 80 नॉर्मल ही होती है। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है। ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg नॉर्मल होता है। ब्लड गैसेस ऑक्सीजन, ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर होता है। हार्ट रेट जो है हमारा 70 पर मिनट होता है। रेस्पिरेटर 14 to 16 होता है। फिर ये जो है इन्फेंट में, चाइल्ड में और जो है फिर अडल्ट में वेरी करता है। ब्लड ग्लूकोज जो 80 to 120 नॉर्मल होता है। Control of homeostasis feedback mechanism. Two body system control most of the homeostasis part of the life process called regulation. एंडोक्राइन एंड नर्वस सिस्टम, दो सिस्टम मिलके हमारी होमोस्टेसिस के जो होमोस्टेसिस है उसे पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस कॉल रेगुलेशन, इसको रेगुलेशन में हेल्प मतलब फीडबैक मैकेनिज्म में हमारे बहुत हेल्प करते हैं, वो हैं एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। आए देखते हैं कैसे करते हैं। Role of variable system of the body in homeostasis. The tissue cannot survive if ECF extracellular fluid pH is altered. Thus the decrease in pH acidosis or increase in pH alkalosis affect the tissue markedly. देखें, टिश्यू जो है कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता अगर उसका pH अल्टर हो जाए। अल्टर या तो डिक्रीज़ हो जाए और एसिडोसिस हो जाए, या फिर इंक्रीज़ हो जाए और अल्कलोसिस हो जाए, तो ये टिश्यूज़ को इफ़ेक्ट करता है, उनको डैमेज करता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड एंड किडनी हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ पीएच। हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड है और किडनी है, वो पीएच को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं।
Increase or decrease in temperature alter the metabolic activities of the cell. The skin, respiratory system, digestive system, excretory system, skeletal and nervous system are involved in maintaining the temperature within normal limit. Increase or decrease अगर हमारा टेम्परेचर अल्टर करता है तो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं सेल की वो डिस्टर्ब होती हैं। तो हमारी जो स्किन है, स्किन हमारी टेम्परेचर को किस तरह वो करती है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती है। देखें, अगर तो हमें आपको पता है फ़ीवर हो रहा है तो हमें पसीना आने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे हमारा जो वो है टेम्परेचर फिर वो अपने नॉर्मल साइड पे आता है, डिक्रीज़ होने लगता है। अगर हमें हाइपर में तो ये होता है, ठीक है। अगर हम हाइपो में हमारा जो है टेम्परेचर लो हो गया है, कोई हम ठंडे माहौल में हैं, इस तरह का कुछ है, तो हम फिर हमारी जो बॉडी है वो फिर टेम्परेचर बाहर से मतलब वो अपने जो अंदर टेम्परेचर है उसको बचाने की कोशिश करती है, ताकि अगर हमारा इंटरनल टेम्परेचर हमारे पास बचा रहेगा तो हमें ठंड कम लगेगी। और हम क्या करते हैं कि हम कोई शॉल ले लेंगे या फिर हम कोई स्वेटर पहनेंगे, तो इस तरह हमारा जो टेम्परेचर है हम आउटसाइड के इन्वायरमेंट से हम जो है अपने टेम्परेचर को कम नहीं होने देते, ताकि हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो और हमें ठंड ना लगे। और इसी तरह फ़ीवर में हमारा स्किन हमारे काम में आती है कि हमारा टेम्परेचर जो है उसे निकालती है स्किन से पसीने के थ्रू, ताकि हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो और हमें फ़ीवर हमारा उतर जाए। आपको पता होगा फ़ीवर, हम अक्सर लोग कहते हैं कि इसको पसीना आ रहा है तो मतलब अब इसका फ़ीवर उतरने लग गया, तो इस तरह, ठीक है। Respiratory system, digestive, excretory, skeletal and nervous are in maintaining temperature within normal limits। मतलब ये सारे फंक्शन मिलके एक साथ ही काम करते हैं हमारे होमियोस्टेसिस को नॉर्मल रखने में। न्यूट्रिएंट मस्ट बी डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड एंड सप्लाइड इनटू द सेल। न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड में और सप्लाइड होती हैं फिर सेल में। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले मेजर रोल इन द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट। डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है मेजर रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। किडनी एंड अदर एक्सक्रीटरी सिस्टम आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन। किडनी जो है हमारी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है यूरिन में। और अगर जैसे हमारा बीपी बढ़ जाए तो फिर वो हमारे बीपी को, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में एक यूनिट मिलेगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन मैं यहाँ बता दूँ कि जैसे हमारा बीपी बढ़ जाता है तो फिर किडनी क्या करती है, एंजाइम प्रोड्यूस करती है और फिर यूरिन पास होता है और इस तरह हमारा जो है बीपी नॉर्मल जो है लिमिट पे आ जाता है। तो किडनी हमारी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन वगैरह हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू हमारा होमियोस्टेसिस मेंटेन रखते हैं। हार्मोन्स आर essential for the metabolism of cell. Hormone are to be synthesized and released from the endocrine gland in appropriate quantity, otherwise it lead to abnormal sign and symptom। हार्मोन जो है वो भी हमारे होमियोस्टेसिस में बहुत अहम है, क्योंकि इनसे हमारा जो है एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में जो है वो हार्मोन रिलीज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ होगा तो बहुत से इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो पैदा हो जाएंगे। अगर कम रिलीज़ होगा तो और बहुत से डिसऑर्डर्स हैं जो कम में भी पैदा होंगे और अगर ज़्यादा हो जाएगा जब भी पैदा होंगे। तो हार्मोन भी बहुत इसेंशियल है मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल के लिए और हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस शुड बी मेंटेन optimally, otherwise lead to dehydration of water, toxicity and alteration in osmoregulation of the body fluid। kidney, skin, salivary gland and gastrointestinal tract take care of this। पानी जो है वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि कैल्शियम, पोटेशियम और मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में वाटर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है टॉक्सिसिटी पैदा होने लगेगी, अल्ट्रेशन होगी, ऑस्मोरेगुलेशन नहीं होगा, बॉडी फ्लूइड, किडनी, स्किन, सैलिवरी ग्लैंड और फिर जो है ये सारी चीज़ें हमारे डिहाइड्रेशन होने से रोकती हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि अगर हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमारी स्किन जो है बिल्कुल वो हो जाती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो वो हमारे वाटर को ज़ाया होने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन में भी क्या होता है कि हमें पानी मतलब अगर हमें वो हो गए मोशन हो गए, ठीक है, लूज़ मोशन हो रहे हैं किसी को, ठीक है, तो क्या होता है डिहाइड्रेटेड हो जाता है पेशेंट, फिर इसकी स्किन जो है
उसकी स्किन ड्राई होने लगती है, उसको जो यूरिन आता है वो बड़ा टॉक्सिक होता है। तो इसलिए जो है ना हमारी बॉडी में वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। फॉर ऑल दिस फंक्शन द ब्लड विच फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट मस्ट बी नॉर्मल। ये फंक्शन जो हैं ब्लड सारे मिलके जो है हमारे मेजर पार्ट हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो उसे नॉर्मल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। Central nervous system, which induce brain and spinal cord, also play an important role in homeostasis. Sensory system detect the state of the body and surrounding. Brain integrate and interpret the pros and cons of this information and command the body to act accordingly. हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो भी बहुत ज़रूरी है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं होमियोस्टेसिस में। क्यों? क्योंकि सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट करता है स्टेट ऑफ बॉडी। सेंसरी सिस्टम क्या करता है, ये आप अभी सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप पूरा एक यूनिट पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का। लेकिन सेंसरी सिस्टम क्या करता है, डिटेक्ट करता है हमारी जो हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ हुई है, कोई भी डिटेक्शन। सेंसरी मीन्स ये कि अगर आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगा है तो क्या करेगा, सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, हमारे बोन्स में आगे ट्रांसफ़र करेगा और फिर हमारी बॉडी को वहाँ से कमांड मिलेगी कि आपको अब क्या करना है। कमांड द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर ये चीज़ गर्म है तो हमें कमांड मिलेगी क्या करना है, हाथ हटाना है, नहीं हटाना। अगर ठंडी है, हमें हाथ हटाना है, नहीं हटाना। तो हमें कमांड मिलेगी कि हमें क्या करना है। इस तरह जब हमारे होमियोस्टेसिस में कुछ चीज़ कम और ज़्यादा हो जाती है तो सेंसरी सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है और फिर वो आगे मैसेज इंटरप्रेट करता है और उसके बाद हमारी बॉडी को फिर कमांड मिलती है कि अब क्या करना है। जैसे कि अगर आप ये फॉर एग्जांपल ले लें कि अगर हमारा थायराइड हार्मोन कम हो गया, ठीक है, तो हमारे सेंसरी सिस्टम ने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद वो आगे मैसेज गया, मैसेज आने के बाद उसको कमांड मिली और उसको जो है हमारे जो है कमांड मिलेगी। जो पिट्यूटरी ग्लैंड सबको कंट्रोल कर रहा होता है वो मास्टर ग्लैंड है, वो आगे कमांड देगा। फिर कमांड के बाद थायराइड ग्लैंड को कमांड मिलेगी कि आप थायराइड हार्मोन और रिलीज़ करें क्योंकि बॉडी में कम हो गया है। ठीक है, तो फिर मतलब ये कि सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट करता है, आगे मैसेज ट्रांसफ़र करता है, वहाँ से कमांड आती है। कमांड फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है कि अभी क्या करना है। जैसे किसी का बीपी हाई हो गया, हमारी बॉडी ने डिटेक्ट किया, सेंसरी सिस्टम ने डिटेक्ट किया, उसने आगे मैसेज इंटरप्रेट किया, वहाँ से कमांड आई किडनीज़ में, वहाँ से फिर रेनिन हार्मोन रिलीज़ हुआ कि वो उसको जो है बीपी को नॉर्मल करे। मतलब बीपी अगर कम हो गया तो फिर रेनिन हार्मोन रिलीज़ हुआ कि फिर वो बीपी को नॉर्मल करे। तो मतलब उसके हिसाब से एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेंसरी सिस्टम डिटेक्ट करता है, फिर आगे ट्रांसफ़र करता है और फिर आगे बॉडी को कमांड देता है कि आपने अब क्या करना है। कंपोनेंट ऑफ होमियोस्टैटिक सिस्टम नॉर्मल है। अब कोई डेविएशन हो गई, ठीक है, नॉर्मल था अभी, जैसे कि ये नॉर्मल था, ठीक है, अभी यहाँ डेविएशन हो गई। उसके बाद सेंसर ने जो है आगे मैसेज ट्रांसफ़र किया, इन्फॉर्मेशन गई हमारी कंट्रोल सेंटर पे। कंट्रोल सेंटर पे इन्फॉर्मेशन गई, कंट्रोल सेंटर ने आगे क्या किया, कमांड दी। कमांड देने के बाद उसने क्या किया, इफ़ेक्टर ने इफ़ेक्ट किया। इफ़ेक्टर ने जब इफ़ेक्ट किया तो आगे क्या हो गई, करेक्शन, और करेक्शन हुई तो आगे ये सब नॉर्मल हो गया। सिंपल नॉर्मल था, नॉर्मल से डेविएशन हुई, सेंसरी सिस्टम ने डिटेक्ट किया, इन्फॉर्मेशन हुई, इन्फॉर्मेशन गई कंट्रोल सेंटर पे, फिर कंट्रोल सेंटर ने कमांड दी, आगे कमांड दी, फिर इफ़ेक्टर ने इफ़ेक्ट किया, काम शुरू किया तो आगे क्या हुआ, करेक्शन, और हमारा फिर क्या हो गया, होमियोस्टेसिस जो भी इशू था वो क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, होमियोस्टैटिक मैकेनिज्म, देयर आर 3 कंपोनेंट टू दिस सिस्टम। The sense which detect the stress, the control center which receive information from the sensor and send a message to the effector which receive the message from the control center and produce a response which establish homeostasis। तो हमारे होमियोस्टैटिक मैकेनिज़्म के 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे होमियोस्टेसिस हमारा काम करता है। तो वो क्या क्या हैं, फर्स्ट है सेंसर, ठीक है, फर्स्ट है सेंसर, सेकंड है कंट्रोल सेंटर, ठीक है,
और थर्ड क्या है, इफ़ेक्टर। तो ये जैसे मैंने आपको पीछे बताया था ना, तो मैं एक दफ़ा और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे क्या हुआ था कि हमारा जो नॉर्मल था उसमें आ गई ये नॉर्मल था हमारा, इसमें आ गई डेविएशन। अब जब डेविएशन आई तो आगे क्या हुआ, सेंसर। ये हमारा फर्स्ट हो गया सेंसर, ठीक है। ये इसने डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्रोल सेंटर पे गई। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड ने आगे कमांड दी इफ़ेक्टर को, इफ़ेक्टर ने इफ़ेक्ट किया थर्ड। मतलब ये हमारे किस तरह काम कर रहे हैं, सेंसर हो गया, कंट्रोल सेंटर हो गया और इफ़ेक्टर हो गया, ठीक है। इन तीनों ने मिलके इस पे काम किया। डेविएशन हुई, सेंसर ने उसको मैसेज को परसीव किया कि क्या हुआ है, ठीक है। उसने आगे इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को दी, कंट्रोल सेंटर ने फिर आगे कमांड दी इफ़ेक्टर को, इफ़ेक्टर ने क्या किया, फिर इफ़ेक्ट किया और फिर करेक्शन हो गई, ठीक है। Mechanism of action of homeostatic control system. Whenever there is any change in any system, the effector bring back to normally either by inhibiting and reversing the change or by supporting and accelerating the change depending upon requirement of the situation. This is achieved by mean of feedback. अच्छा, अब ये तो उसने किया, सेंसर ने परसीव किया और फिर आगे उसने कंट्रोल सेंटर को भेजा, कंट्रोल सेंटर ने कमांड दी इफ़ेक्टर को, इफ़ेक्टर ने इफ़ेक्ट किया। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, फीडबैक मैकेनिज़्म, feedback control system. Feedback is a process in which some proportion of the output signal of a system is passed back to the input whenever any change occurs. System receive and react two types of feedback, ठीक है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि सेंसरी जो सिस्टम है हमारा, वो उसको परसीव करके आगे कंट्रोल सेंटर को भेजेगा, कंट्रोल सेंटर आगे कमांड देगा और कमांड इफ़ेक्टर को देगा और इफ़ेक्टर इफ़ेक्ट करेगा। हमारे जो फीडबैक मैकेनिज़्म है वो टू टाइप्स के हैं। देखते हैं नेगेटिव में क्या। नेगेटिव फीडबैक इज़ द वन टू विच द सिस्टम रिएक्ट इन सच अ वे एज द अरेज द चेंज और रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज आफ्टर रिसीविंग अ मैसेज। इफेक्टर सेंड नेगेटिव फीडबैक सिग्नल बैक टू द सिस्टम। मोस्ट नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, जब हमारे सेंसर सिस्टम उसको परसीव कर लेगा और कंट्रोल सेंटर को कमांड इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देगा और कंट्रोल सेंटर आगे कमांड दे देगा इफ़ेक्टर को कि अब तुम्हें ये करना है, तो इफ़ेक्टर फिर इफ़ेक्ट करेगा और फिर हमारी जो भी डेविएशन हुई होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो जो हमारा मोस्ट कंट्रोल, जो हमारी बॉडी है उसमें जो फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है। आप ये उससे देख लें कि हमारी बॉडी में जो फीडबैक मैकेनिज़्म है मोस्टली वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, ठीक है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी की कोई भी चीज़ बढ़ गई है, ठीक है, उसे कम करना, हमारी बॉडी को उस टाइप पे नॉर्मल लाना, ठीक है। हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हमारा जो ज़्यादा मोस्टली काम कर रहा होता है होम्योस्टेसिस, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म में। पॉजिटिव में भी होता है, मैं बताऊँगी आपको कि पॉजिटिव में कहाँ होता है, लेकिन अभी ये याद रखें कि जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है उसको जो रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, जो भी उसमें चेंज आया होता है वापस उसको जो नॉर्मल सेट पॉइंट पे लाते हैं। तो जो हमारा मोस्ट कंट्रोल सिस्टम जो बॉडी एक्ट करता है वो नेगेटिव फीडबैक पे होता है, ठीक है। देखिए नेगेटिव का, ये हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो गई, ठीक है। हाई होने के बाद जो है कीमो रिसेप्टर्स इन पैंक्रियाज जो है उनको सिग्नल मिला, उन्होंने परसीव किया, तो हमारी क्या हुई, इंसुलिन सिक्रेशन हुई, ग्लाइकोजन सिक्रेशन हुई, ठीक है। तो उसके बाद जब ये दोनों उन्होंने सिक्रेट किए तो क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सेल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज ग्लाइकोजन बाय लीवर, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज कन्वर्जन, और फिर क्या हुआ, ब्लड ग्लूकोज कम हो गई। सिंपल, ब्लड ग्लूकोज हाई हुई, कीमो रिसेप्टर्स ने जो है उनको परसीव किया, उसके बाद उन्हें सिग्नल मिला तो इंसुलिन सिक्रेट हो गई। जब हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हुई तो इंसुलिन सिक्रेट हो गई, ये इफ़ेक्ट हुआ, ये क्या हुआ, इफ़ेक्ट हुआ, सही है। और फिर क्या हुआ, ये सारे प्रोसेस हो गए, उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे आ गया। तो ये हमारे क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि कोई चीज़ बढ़ी थी उसको हमारी बॉडी ने कम किया,
क्योंकि ग्लूकोज बढ़ी तो मतलब शुगर में बढ़ती है, डायबिटिक में बढ़ती है, तो ये नुकसानदेह। जब बढ़ी, सेंसरी सिस्टम ने इसको परसीव किया, कीमो रिसेप्टर्स ने पैंक्रियाज का, क्योंकि पैंक्रियाज से हमारी जो इंसुलिन सीक्रेट होगी, तो उन्होंने परसीव किया। परसीव करने के बाद इंसुलिन सीक्रेट की और क्या हुआ, ये सारे प्रोसेस हो गए, ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे हमारा आ गया। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अच्छा, ये वही है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, लेकिन यहाँ इस तरह इस चार्ट में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, ठीक है। नॉर्मल वाटर कंटेंट, ठीक है। अगर इंक्रीज वाटर कंटेंट होता है तो क्या है, नो थ्रस्ट, कोई थ्रस्ट नहीं होगा, ठीक है। और नो स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर एंड हाइपोथैलेमस, डिक्रीज एडीएस सिक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सिक्रेशन जो है डिक्रीज़ होगी, ताकि जो है हमारा वाटर का जो है अमाउंट वो कम ना हो, ठीक है। डिक्रीज़ इन वाटर इनटेक और डिक्रीज़ वाटर रिटेंशन बाय किडनी, रिटेंशन नहीं होगी, कोई इस तरह नहीं होगा, और नॉर्मल वाटर कंटेंट रहेगा। अगर तो हमारा वाटर कंटेंट डिक्रीज़ हो जाता तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, थ्रस्ट होंगे, ठीक है। इंक्रीज एडीएच सिक्रेशन फ्रॉम पोस्टीरियर ग्लैंड, एडीएच की सिक्रेशन होगी ताकि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के उसको यूरिन ज़्यादा होने से रोकेगा, ठीक है। इंक्रीज इन वाटर इनटेक, वाटर इनटेक हम बढ़ाएंगे थ्रस्ट की वजह से। इंक्रीज वाटर रिटेंशन बाय किडनी, वाटर रिटेंशन बाय किडनी होगी और क्या होगा, वाटर नॉर्मल हो जाएगा। इंक्रीज वाटर कंटेंट हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ है वाटर तो नो थ्रस्ट, कोई इशू नहीं है। डिक्रीज़ इन वाटर इनटेक, वाटर इनटेक डिक्रीज़ कर देंगे ना कर, उससे मतलब कोई इशू नहीं है। नो स्टिमुलेशन ऑस्मो रिसेप्शन इन हाइपोथैलेमस, ठीक है। डिक्रीज़ एडीएच सिक्रेशन, एडीएच की सिक्रेशन डिक्रीज़ होगी कि यूरिन पास होने दो, वाटर बहुत है, ठीक है, इसलिए। डिक्रीज़ वाटर रिटेंशन डिक्रीज़ होगी किडनी से, और यूरिन आराम से इजीली पास होगा, क्योंकि वाटर का इशू नहीं, इंक्रीज वाटर कंटेंट है। डिक्रीज वाटर कंटेंट में क्या होगा, स्टिमुलेशन होगी ऑस्मो रिसेप्टर्स की इन हाइपोथैलेमस, वो स्टिमुलेट होंगे, इंक्रीज करेंगे एडीएच की सिक्रेशन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ताकि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा रोको, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिन होने से ज़्यादा रोको, ताकि हमारे पास वाटर लॉस ना हो, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो। और क्या होगा, इंक्रीज वाटर रिटेंशन होगी। थ्रस्ट की वजह से क्या होगा, इंक्रीज वाटर इनटेक होगा और नॉर्मल वाटर कंटेंट हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये फीडबैक मैकेनिज्म वाटर के लिए काम करेगा। फीडबैक इनहिबिटिंग नेगेटिव फीडबैक आर प्रोसेस इन विच आ स्टिमुलस प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स रेट अपोज द ओरिजिनल स्टिमुलस। यही बात है कि ये वो प्रोसेस है कि इसमें स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है, रिस्पॉन्स करता है उसके अपोजिट स्टिमुलस पर। कोई चीज़ बढ़ रही होती है उसे कम करने में, या कोई चीज़ कम हो रही होती है तो उसे बढ़ाने में, नॉर्मल करने में। Gain of a control system. The degree of effectiveness with which a control system maintains constant condition is determined by the gain of the negative feedback. Gain is correction error. यही बात है कि हम जो इसमें करेक्शन होती है, कोई चीज़ कम हो गई, ज़्यादा हो गई, उसे नॉर्मल में लाने में, उसे करेक्ट करने में, हमारी इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है। अब आए पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द वन टू विच द सिस्टम रीच इन सच अ वे एज द इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन। पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मोस्टली फीडबैक मैकेनिज्म है वो नेगेटिव है। तो क्या इसमें बता रहे हैं कि पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द लेस कॉमन देन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव मोस्टली जो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म है वो नेगेटिव होता है और पॉजिटिव बहुत कम होता है। However, it has its own significance, particularly during emergency condition. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की सिग्निफिकेंस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और ये इमरजेंसी कंडीशंस में बहुत काम आता है, ठीक है। मोस्टली सिस्टम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे होता है क्योंकि वो नॉर्मली वर्क कर रहा होता है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इमरजेंसी कंडीशंस में काम आता है और ये बहुत काम होता है। अब ये देखें, जैसे यहाँ क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कोगुलेशन ऑफ ब्लड वंस फॉर्म थ्रोम्बोसिन इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इंजरी हुई, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लीडिंग शुरू हो गई, ठीक है, इंजरी हुई, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर,
प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्मेशन शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। उसके बाद क्या, उसने आगे इफेक्टर को वो कंट्रोल सिस्टम में कमांड भेजी, कंट्रोल सेंटर ने कमांड भेजी, ठीक है। तो क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन हो गया। इसने इफेक्ट किया, इफेक्ट करने से क्या रिजल्ट निकला, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनजिन इनटू फिब्रिन, ठीक है। इससे क्या हुआ, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग हो गई, इंजरी हुई, ठीक है। डिटेक्ट किया फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। कंट्रोल सेंटर ने आगे कमांड भेजी, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, तो वो कन्वर्जन हुई इनटू फिब्रिन। उससे क्या इफेक्ट हुआ, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। इसने इमरजेंसी में काम किया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने, मतलब इसने चीज़ को बढ़ाया, ठीक है। ये देखें, इसने बढ़ाया चीज़ को, ठीक है, कन्वर्ट किया और बढ़ाया ताकि ब्लीडिंग रुके। सेकलिंग, ठीक है, उसने सेंसरी इनपुट ने उससे जो है परसीव किया, हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा। उसने क्या किया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया, इंटीरियर पिट्यूटरी ने प्रोलैक्टिन इंक्रीज़ किया, मिल्क इजेक्शन हुई, मिल्क प्रोजेक्शन हुई, ठीक है। अगर तो मिल्क स्टिमुलस चाहिए, मिल्क प्रोडक्शन करनी है या मिल्क इजेक्शन करनी है, मिल्क ज़्यादा ख़त्म करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, सेंसरी इनपुट उसने परसीव किया, उसने हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजे कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, आगे इफेक्टर को कमांड दी, पोस्टीरियर को भी कमांड दी, इंटीरियर को भी कमांड दिया। पोस्टीरियर को कमांड दी, उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ किया, रिजल्ट क्या निकला, इफेक्ट क्या निकला, मिल्क इजेक्शन हो गई। इंटीरियर को कमांड दी, उसने प्रोलैक्टिन रिलीज़ किया, उससे क्या हो गई, मिल्क प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑनसेट ऑफ लेबर, ठीक है। लेबर के दौरान क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फीटस इनटू सर्विक्स, डायलेशन ऑफ सर्विक्स हो गई, मूवमेंट ऑफ फीटस थ्रू सर्विक्स, बेबी फीटस जो है सर्विक्स के थ्रू बाहर आने लगा, स्टिमुलेशन हुई रिसेप्टर की इन सर्विक्स में, रिसेप्टर सर्विक्स में स्टिमुलेट हुए, उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम द रिसेप्टर, डिस्चार्ज किए इम्पल्सिस रिसेप्टर को, ट्रांसमिशन हुई इम्पल्सिस की हाइपोथैलेमस में और रिलीज़ हुई ऑक्सीटोसिन फॉर हाइपोथैलेमस। उससे क्या, ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कॉन्ट्रैक्शन हुई यूट्रस की, मूवमेंट हुई फीटस की सर्विक्स की तरफ, सर्विक्स डायलेट हुई, लेबर में डायलेशन होती है, मूवमेंट हुई फीटस की थ्रू सर्विक्स। उसके बाद क्या हुआ, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर इन सर्विक्स ने डिस्चार्ज इम्पल्सिस ट्रांसफ़र किए रिसेप्टर को, उसने ट्रांसमिशन की हाइपोथैलेमस को, फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, उसकी वजह से क्या हुई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस हुई। एक दफ़ा और समझ लें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑनसेट ऑफ लीवर में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मूवमेंट ऑफ फीटस, डायलेशन ऑफ सर्विक्स हुई, मूवमेंट ऑफ फीटस हुई, स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर हुई, इसने इम्पल्सिस आगे ट्रांसफ़र किया, फिर हाइपोथैलेमस को सिग्नल किया, कंट्रोल सेंटर को कमांड मिली, कंट्रोल सेंटर ने आगे इफेक्टर को कमांड दी, उसने कहा कि ऑक्सीटोसिन, हाइपोथैलेमस ने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुई तो रिजल्ट क्या निकला, इफेक्ट क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस हो गया। इसी तरह ये सेम स्लाइड ही है, इसमें समझ लें, हेड ऑफ फीटस पुश हुआ अगेंस्ट सर्विक्स, सर्विक्स से बाहर आने लगा, ठीक है। नर्व इम्पल्सिस सर्विक्स की ट्रांसमिट हुई, ठीक है, उन्होंने इम्पल्सिस को नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफ़र किया सर्विक्स ने ब्रेन को, ब्रेन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, उसने जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दी कि तुम क्या करो, सीक्रेट करो ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड दी कंट्रोल सेंटर ने, फिर ऑक्सीटोसिन कैरिड इनटू ब्लड स्ट्रीम इन यूट्रस, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ तो स्टिमुलेट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड पुशेस फीटस टूवर्ड सर्विक्स। तो उसने क्या किया, उसने पुश करने में हेल्प की, हेड अगेंस्ट सर्विक्स का आने लगा, ठीक है, सर्विक्स फीटस का हेड आने लगा, ठीक है। नर्व इम्पल्सिस ट्रांसफ़र हुई ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन ने कंट्रोल सेंटर है, उसने कमांड दी पिट्यूटरी ग्लैंड को कि क्या करो तुम, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट करो, फिर ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हो गई, ऑक्सीटोसिन सिक्रेट हुई, उसने क्या इफेक्ट किया, उसने बेबी के हेड को टूवर्ड द सर्विक्स पुश करने में, कॉन्ट्रैक्ट करने में, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प की। Positive feedback is a process in which the effect of a small stimulus in a system
इंक्लूड्स एन इंक्रीज़ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, वो इंक्रीज़ करवाता है उस चीज़ को, अगर कोई चीज़ हो रही है उसको वो और इंक्रीज़ करवाता है। जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी, ठीक है, तो उसने उसको, वो बढ़ रही थी कॉन्ट्रैक्शन, उसने उसको कम नहीं करवाया, उसने उसको इंक्रीज़ करवाया और उसने कंट्रोल से और कमांड दी कि आप ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करें। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑक्सीटोसिन रिलीज़ की और फिर ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शन करवाई, ठीक है। जबकि नेगेटिव में क्या हो रहा था कि कोई चीज़ बढ़ी, उसको जो है उसने कम करने में, उसे नॉर्मल सेट पॉइंट में लाने में उसने हेल्प की, ठीक है। तो ये स्टिमुलस के साथ ही, पॉजिटिव में क्या होता है कि स्टिमुलस के साथ ही वो मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज़ होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। यूनिट नंबर 2 होमोस्टैसिस एंड एडप्शन। इसमें एमसीक्यूज़ किस तरह के आते हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूँगी। इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, मैंने आपको बहुत ईजी करके ये प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो लोग भी ये वीडियो उन तक भी पहुंच सके और मुझे भी सपोर्ट मिल सके। उम्मीद है कि यूनिट नंबर 2 आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत ईजी करके आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाला यूनिट बहुत ईजी है। आप लोगों को उम्मीद है इसमें बस आप लोगों को याद करने वाली चीज़ यही है कि होमोस्टैसिस, फीडबैक मैकेनिज़्म, नेगेटिव और पॉजिटिव और उसकी सिग्निफिकेंस। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा और दूसरों में शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप इस तरह और लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल नर्सिंग विद अक्सा। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।